Hello class 10th students. So you are watching my channel Learn Social Science by Jatin Dikshit, and today we are going to solve the 7th board MCQ question paper of Social Science class 10. Right? 6 papers we have already covered. If you haven't watched any, the link will be in the description box. You can go through it. Right? Now we will move forward to solve our 7th paper. Question number 1 है बेटा, arrange the following incidents in the chronological order. नीचे कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. राइट. अब पहला क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन है. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789. सेकेंड क्या है? नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली. नेपोलियन ने इटली पे कब इन्वेट किया था? 1796. यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था? 1861. वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815. अब अगर हम देखें कि कौन से ऑप्शंस में हमारी क्रोनोलॉजी आएगी, तो सबसे पहले तो बेटा हमारा फर्स्ट होगा. राइट. फिर हमारा बेटा सेकेंड होगा. ठीक है. फिर हमारी डेट है 1815, दैट इज़ फोर्थ. और लास्ट में है हमारी डेट 1861, दैट इज़ थर्ड. सो ये ऑप्शंस किस में है? ए में. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के लिए या तो हमें बुक में टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए लाइन से, या हमें डेट्स या ईयर्स याद होने चाहिए. यहाँ पे जैसे कि मुझे ईयर्स पता थे, देन आई हैव पुट ऑल द ईयर्स एंड आई made the chronology of these 4 events. Right. Now moving forward to question number 2 beta, choose the correct option to fill in the blanks. हमें correct option choose करना है fill up करने के लिए. Right. Dash from India and Southeast Asia travel through silk route to other parts of the world. ठीक है. इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया से क्या चीज़ जाती थी सिल्क रूट के थ्रू दुनिया के बाकी पार्ट्स में? ए गोल्ड एंड सिल्वर, नहीं. क्लोथ्स एंड स्पाइसेस, येस. ग्रेन्स एंड पल्सेस, बात ही नहीं हुई थी. आयरन एंड अदर मेटल्स, नो. सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोथ्स एंड स्पाइसेस. राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी. कई बार इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं लास्ट पेपर्स में. राइट. कि स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. दिस वॉज फाउंड इन 1923. किसने फाउंड की थी? सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू. सी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. रिमेंबर दीज नेम्स. ठीक है. दीज टू वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी इन द ईयर 1923. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग सेट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन. इसमें से किस व्यक्ति ने ये कहा था कि जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट है, मतलब जो भगवान का सबसे इम्पॉर्टेंट तोहफा है और सबसे बड़ा तोहफा है, ग्रेटेस्ट वन है. ठीक है. ये किसने कहा था? ए मार्टिन ल्यूथर, बी महात्मा गांधी, सी जॉन्स ग्यूटेनबर्ग, डी रससुंदरी देवी. राइट. ये है बेटा, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ए मार्टिन ल्यूथर. मार्टिन ल्यूथर ने स्टेटमेंट दी थी. राइट. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5. असर्शन एंड रीजन दिया गया है हमें. ठीक है. और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन है बेटा हमारा, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज. ये स्टेटमेंट सही है कि जो चिपको मूवमेंट हिमालय में थी वो किसको रोकने के लिए थी? डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए थी. राइट. थ्रू दिस कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनस स्पेशीज वॉज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि बेटा इसके थ्रू, चिपको मूवमेंट के थ्रू एफॉरेस्टेशन किया गया, कैंपेन चलाया गया और इंडिजिनस स्पेशीज़ को प्लांट किया गया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन था. राइट. क्या ये स्टेटमेंट सही है? येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बट क्या हमें मालूम है कि इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? इंडिजिनस स्पेशीज़ जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है. राइट. हमें पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजिनस स्पेशीज़. सो इंडिजिनस स्पेशीज़ का बेटा मतलब होता है वो स्पेशीज़ जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हो. ठीक है. मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्पेशीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, वो कैसी स्पेशीज़ हैं? इंडिजिनस स्पेशीज़ हैं. मीन्स कोई भी स्पेशीज़ जो हम इंडिया में बाहर से लेके आए हैं, ठीक है, वो इंडिजिनस स्पेशीज़ हैं. और हमारे देश की स्पेशीज़ क्या होती हैं बेटा? नेटिव स्पेशीज़ होती हैं. राइट. तो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं, बट क्या इंडिजिनस स्पेशीज़ प्लांट की गई थी चिपको मूवमेंट को रोकने के बाद? नो. सो क्या ऑप्शन होगा बेटा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट. बी विल इज द करेक्ट आंसर. राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा,
यहाँ पे बेटा हमें कुछ डैम्स दिए गए हैं, ठीक है, राइट, और इन डैम्स को हमें इनके रिवर्स पे ढूंढना है, ठीक है, कि कौन सा डैम कौन से रिवर के किनारे है, राइट, या किस रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्या है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये कौन से रिवर पे बनाया गया है बेटा, ये हमें पता करना है। ये बेटा बनाया गया है नर्मदा रिवर पे। नेक्स्ट है बेटा हमारा हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम बेटा महानदी रिवर पे बनाया गया है। तीसरा है बेटा हमारा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो डैम है बेटा ये हमारा सतलुज रिवर पे बनाया गया है। लास्ट है बेटा नागा अर्जुना सागर डैम, ये हमारे कृष्णा रिवर पे बनाया गया है, राइट। अब ये किस ऑप्शन से मिलते हैं, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। इट विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, choose the correct option for the following state share in percentage in the production of manganese in India from highest to lowest order। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हमें स्टेट्स चूज करने हैं जहाँ क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, मैग्नीज। किसका प्रोडक्शन होता है, मैग्नीज का। और उन स्टेट्स को सबसे पहले चूज़ करना है जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, और फिर जहाँ कम होता जाता है। तो सबसे हाईएस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का कौन सा है बेटा, इट्स एमपी। कौन सा है बेटा, एमपी। देन कौन सा है बेटा, महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, और एट लास्ट क्या आएगा, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, रीड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं, इसके इन लाइंस को, स्टेटमेंट्स को रीड करके वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस। पावर शेयरिंग जो बायसनेस है कि बायस हो जाते हैं, एक तरफा हो जाते हैं, इसको कम करता है। सही है, ठीक है। सेकेंड है बेटा, बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बैरिकेड लगा देता है पावर शेयरिंग, नो। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, येस। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, येस। तो हमारे क्या करेक्ट ऑप्शन होंगे बेटा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो बच गए लिस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं, राइट। अब एजुकेशन किस कैटेगरी में आता है बेटा, एजुकेशन इज द टॉपिक ऑफ सी, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे बोथ स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वॉज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। मीन्स किस इंस्टीट्यूशन में भारत में एक सिस्टम बनाया गया महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए संविधान को अमेंड करके 1992 में। तो ये जो 1/3 सीट्स रिजर्व की गई थी बेटा महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए इन इंडिया में 1992 में, तो हमें मालूम है कि ये की गई थी पंचायत में, ठीक है, दैट इज़ लोकल लेवल गवर्नमेंट या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट, लोकल लेवल पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, अगेन असर्शन एंड रीजन इज देयर, राइट, वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, राइट। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन नहीं कर सकती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है बेटा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट टूवर्ड्स द कंट्री। ये भी सही स्टेटमेंट है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, पूरे देश के लिए नहीं, क्योंकि हमारे देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543, राइट। अब 543 में जो 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपीज़ हैं, यस और नो। तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जिम्मेदार है, पूरी कंट्री के लिए तो नहीं है, राइट। नाउ अब पूरी कंट्री के लिए तो अगर हम यहाँ पे जिम्मेदारी देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा क्या कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदारी लेती है, राइट, नॉट अ सिंगल एमपी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। नाउ so both A and R is true and R is the correct explanation of A. C will be the correct answer, right? Now moving forward to question number 12,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ टू पार्टी सिस्टम। हम जानते हैं दो ही कंट्रीज़ की एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हैं, वन इज़ यूके एंड सेकेंड वन इज़ यूएसए, राइट, रिमेंबर दिस। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाइएस्ट इन दियर रेस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट 2018। इसमें से किन देशों में जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है वो हाईएस्ट थी उनके पार्लियामेंट में, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ हैं बेटा, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, बी अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ, सी यूरोप और डी एशिया। तो इसका बेटा सही ऑप्शन होगा ए, नॉर्डिक कंट्रीज़, राइट। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं इस वर्ल्ड में आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी, क्योंकि दिस वर्ल्ड यू आई थिंक हैवेंट हर्ड टिल, राइट। सो नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में बेटा आपकी आती है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है, जिनके बारे में हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो ये तीनों कंट्रीज़ में हमने पढ़ा था कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ हायर इन द पब्लिक लाइफ, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, उनको रीड आउट करके हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला, डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है कि नहीं कराती है, येस। इक्वालिटी बिफोर द लॉ देती है सिटीजन्स को, येस। डिग्निटी ऑफ अ पर्सन मेंटेन करती है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट देती है, येस। डेमोक्रेसी क्या मेजॉरिटी का रूल होता है, नो। डेमोक्रेसी हमेशा मेजॉरिटी का रूल नहीं होता है या ना इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती है। तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। एक सिचुएशन दी गई है क्रेडिट की, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, लोन, ठीक है, और हमें इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइंड आउट करना है ऑप्शंस में, राइट। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। सलीम क्रेडिट लेता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं प्रोडक्शन के, उससे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। द क्रेडिट हेल्प्स इन टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट उसकी लोन उसकी मदद करता है ऑनगोइंग एक्सपेंसेस को मीट करने में और अपनी प्रोडक्शन को टाइम से ख़त्म करने में। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, द बर्डन ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज ऑन सलीम। क्या बर्डन क्रेडिट का बढ़ता जाएगा सलीम के ऊपर। बी, सलीम इनकम विल इंक्रीज, या सलीम की इनकम बढ़ेगी। सी, द प्रोडक्शन विल डिक्रीज, क्या प्रोडक्शन कम हो जाएगी। डी, सलीम में गेट स्टक इन अ डेब्ट ट्रैप, सलीम डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। डेब्ट ट्रैप मतलब कर्जे में फंस जाएगा। तो इसका क्या सही होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें, सलीम की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन टाइम पे ख़त्म कर पाएगा। देन ही विल गेट द मनी फ्रॉम द कंपनी दैट हैज़ ऑर्डर्ड द गुड्स टू प्रोड्यूस टू हिम, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर। ये एक पिक्चर हमें गिवन है, अ लेडी इज स्टैंडिंग एंड शी इज शोइंग सम गारमेंट्स और क्लोथ्स टू अ कस्टमर, राइट। सो अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस सेक्टर में आएगी, ठीक है, या किस सेक्टर की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, नो। सेकेंडरी सेक्टर, नो। दिस एक्टिविटी विल कम इन ट्रेड एंड ट्रेड इज टर्शरी सेक्टर। ट्रेड किस सेक्टर की एक्टिविटी है बेटा, टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन एंड रीजन। अगेन वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर इन दिस। असर्शन क्या है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। ये सही है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में रुपीज़ में की गई पेमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। रीज़न क्या दिया है बेटा, इन इंडिया द रुपीज़ ऑथराइज बाई स्टेट गवर्नमेंट, रॉन्ग। इट इज़ ऑथराइज बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ऑथराइज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और प्रिंट कौन करती है, आरबीआई। कौन प्रिंट करती है, आरबीआई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, assertion is true and the reason is false. So what will the correct answer beta, it will be option number C, A is true and R is false, right. Now which one of the following statement best describes the meaning of globalization। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग देती है। रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर्स ऑन ट्रेड, ये होगा। प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज।
डी है टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। तो हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? किस बेसिस पे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है? यूएनडीपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ए है मैन्युफैक्चरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पे के बेसिस पे, बी है एजुकेशन हेल्थ और पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे, सी है नेशनल इनकम हेल्थ एंड बैंकिंग के बेसिस पे, डी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और या इनोवेशन के बेसिस पे। तो जो यूएनडीपी है बेटा वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है बी एजुकेशन हेल्थ और पर कैपिटा के बेसिस पे, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज अगेन अ असर्शन रीजन, सो मैनी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस आर देयर इन दिस बोर्ड पेपर। असर्शन है बेटा, बैंक्स आर नॉट रेडी टू लैंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। बैंक्स कुछ बोरोवर्स को पैसा नहीं देती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। किसको नहीं देती हैं? जिसके पास कोलेट्रल नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? कोलेट्रल, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक टर्म है, राइट। रीज़न है बेटा, सम पीपल डू नॉट हैव कोलेट्रल। ये भी सही है कि बैंक क्यों नहीं पैसा देती है उन्हें, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है। कोलेट्रल क्या होता है? एक एसेट होता है जो कि बोरोवर ओन करता है, और अगर वो बैंक को ली गई अमाउंट रीपे नहीं करेगा टाइम पे, तो बैंक उसका जो एसेट है वो बेच देगी और अपना लोन की अमाउंट वापस ले लेगी, राइट। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। सो वी हैव कवर्ड द ऑल 20 MCQs ऑफ दिस सैम्पल पेपर। आई होप आप सबको ये 20 MCQs समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन पिन मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Do share this video with your friends. Don't forget to like, share and subscribe the channel and recommend to your friends who are in class 10th. Till then, wait for the next video and have a very good day everyone. Thank you.